गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे और अपना इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम लोग पॉलिटी के टेस्ट सीरीज को संचालित कर रहे हैं, तो उसमें आप सभी लोग का बहुत स्वागत है। तो शानदार सेशन है जीएस पॉलिटी का। ये बेहतरीन आपको एमसीक्यूज यहाँ मिलते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो चलिए, तो पॉलिटी जीएस टेस्ट एमसीक्यू सीरीज है ये। आपकी यूपी पीसीएस 2022, आरओ 2021 मेंस और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, उन सभी में आपको पता है जीएस के पार्ट के रूप में पॉलिटी आती है। तो एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहाँ पर जो है आपको देखने को आज मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन बिना किसी देरी के। उससे पहले अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूं। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन में लेकर आता हूं। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलिटी जीएस टेस्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि आपको यूपी पीसीएस और आरओ 2022 के लिए ये मिलता है। चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका उत्तर है केवल 2। ठीक, क्यों? देखिए लिखा है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। गलत है। कितनी है? 21 वर्ष है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंचायत के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए न्यूनतम एज कितनी रखी गई? 21 वर्ष रखी गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए एक पंचायत का कार्यकाल 5 साल का है, ठीक, और वो पंचायत 3 साल में ही क्या होती है? भंग हो जाती है। तो जो उसकी जगह दूसरी पंचायत का चुनाव होगा, नई पंचायत आएगी, तो शेष बचे 2 ईयर्स का ही कार्यकाल उसको मिलेगा। तो यही स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, तो बिल्कुल सही है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। गुड मॉर्निंग राहिमा फातिमा और वंदना मौर्य, प्रणाम, बहुत स्वागत है। बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है आपका सी, 1 और 3। बिल्कुल 2 का सही रहेगा। तो विकास में जनभागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इन दोनों को ही सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ठीक है, राजनीतिक जवाबदेही इससे कोई लेना देना नहीं और वित्तीय संग्रहण भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 3। बस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3। कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करना है। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे अच्छे मिलेंगे, ताकि आप लोग जो है छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक जो है आसानी से क्वालिफाई कर सको। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी, 1 और 2 दोनों सही। लिखा है, प्राचीन व मध्यकालीन भारत में पंचायतों के रूप में स्थानीय स्वशासन की लंबी परंपरा रही है। बिल्कुल, बहुत पुराने समय से ही हमारे यहाँ पर पंचायतों का और स्थानीय स्वशासन का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत गांव के लिए जमींदार नियुक्त किए गए थे, वो पंचायतों से स्वतंत्र थे और सरकार के प्रति जवाब थे। बिल्कुल, वहां पर पंचायत से उसका लेना देना कोई नहीं था। जो जमींदार नियुक्त किए गए थे वो ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करते थे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका, बिल्कुल सही है आप लोग का। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के समय स्थापित हुई प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था के तहत
स्थानीय स्वशासन को किस प्रकार के विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। 1919 के समय जब स्थानीय स्वशासन को पहली बार एक अवधारणा के रूप में अभिव्यक्त किया था, तो किस प्रकार का विषय रखा गया था? वंदना बी, ओके राइमा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किस प्रकार का विषय रखा गया था? इसको हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, कैसे? हस्तांतरित विषय के अंतर्गत इसको रखा गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करना है। फाइव का उत्तर है केवल एक। क्यों? लिखा है 1919 से 1935 के दौरान लगभग सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिनियम पारित किए गए थे। बिल्कुल ठीक है, किए गए थे। सबसे पहले मद्रास में 1920 में स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिनियम पारित किया गया? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले मद्रास के लिए स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिनियम पारित किया गया था, गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर 1667 में ही एक बार स्थानीय स्वशासन का गठन किया जा चुका था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। 5 का आंसर होगा केवल एक। महात्मा गांधी इस विचार के प्रतिपादक थे कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से नेता उनके इस विचार के समर्थक नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। आंसर देने का प्रयास सभी लोग जरूर करें, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि आप लोग जो पॉलिटी की तैयारी कर रहे हो उस किस लेवल पर है और कहां कहां गलतियां आपसे हो रही हैं, ताकि वो गलतियां भविष्य में ना हो पाए। ठीक, तो बिल्कुल ठीक उत्तर आया आप लोगों का। आंसर है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके इस बात से सहमत नहीं थे। किस नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने संबंधी निर्देश दिया गया है? आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करेंगी, ये इसका वर्णन जो है हमारे किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बी उत्तर आ रहा आप लोग का, बिल्कुल ठीक है। आंसर आपका बी, आर्टिकल 40 में जो है ये प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए 8 का उत्तर है केवल एक, बिल्कुल ठीक उत्तर है आप लोगों का। क्यों? लिखा, जनता पार्टी ने स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करने संबंधी सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया था। बिल्कुल, तो जनता पार्टी ने 1957 में इसका गठन किया था, सॉरी 1967 में। ठीक, लिखा कि अशोक मेहता समिति, स्टेटमेंट ठीक है। अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थापित करने का सुझाव देती है, गलत है। ये जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, इसके लिए एक मैंने ट्रिक भी बताई हुई है आप लोग को, उसका यूज आप लोग करें। जैसे बलवंत राव मेहता एक ये हैं जिन्होंने क्या किया था, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 अक्षरों का नाम है इनका। ठीक है, अशोक मेहता
ने 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। 2 अक्षरों का नाम, 2 स्तरीय। इसके अलावा कहीं कहीं आपको भविष्य में क्वेश्चन देखने को मिले तो उसमें आपको देखेंगे जी वी के राव थे। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया था। इनके 4 अक्षरों का नाम है जी वी के राव। ठीक है, इस तरीके से आप बांट लो, ट्रिक लगाओ, हमेशा एग्जाम में गलती नहीं होगी आप लोगों से, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत राज व्यवस्था से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यक्ष रूप से कौन सी संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा, राज मन्नार समिति जो है इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। बिल्कुल ओपन चेक 9 का सी। एल एम सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति और सादिक अली समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि राज मन्नार समिति का संबंध जो था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से था। हाँ बिल्कुल सही उत्तर सही आ रहा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। पढ़ लीजिए आराम से क्वेश्चन नंबर 10। एक बार सेशन लाइक शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है आपका 1 और 2 दोनों। क्यों? लिखा है ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य संविधान द्वारा निश्चित नहीं किए गए हैं। संविधान प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को शक्ति देता है कि वह अपने विवेक के अनुसार ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करे। बिल्कुल, इस काम की जिम्मेदारी जो है किसको दे दी गई है? राज्यों के विधानमंडल को दे दी गई है कि आप अपने अपने राज्य में अपने तरीके से अपने ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्य का निर्धारण करें। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर सही आ रहा है। दूसरा कह रहा है ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय नहीं होती है। इसके अंतर्गत ग्राम सभा की जनसंख्या में शामिल वे समस्त व्यक्ति आ जाते हैं जो वहां की मतदाता सूची में पंजीकृत हो। तो जब ग्राम सभा शब्द का नाम याद होगा, ये कोई सभा नहीं है, कोई निर्वाचित सभा नहीं है, ये उस समस्त मतदाता सूची का एक निकाय है जो उस गांव में या उस ग्राम सभा में रहते हैं, उनका एक क्या है, कंबाइंड रूप है ये आपका ग्राम सभा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 11। ग को आप लोग सी समझिए, सी भी इंग्लिश में सी है ये। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 11 का क्या उत्तर होगा आपका? सी, बिल्कुल ठीक उत्तर आ रहा आप लोग का। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना संबंधित विस्तृत प्रावधान इसमें किया गया। बिल्कुल ठीक है। लिखा राज्य के विधानमंडल तय कर सकता है कि पंचायत क्षेत्र का विभाजन आदि कैसे होगा। मतलब 1 स्तरीय होगी, 2 स्तरीय होगी, त्रिस्तरीय होगी या 4 स्तरीय होगी, इसका डिसीजन कौन लेगा? राज्य का विधानमंडल लेगा। और अनुच्छेद 243 सी में संदर्भ में प्रावधान किया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से बिल्कुल सही उत्तर से आ रहा है कौन सा से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर है यहां पर भी दोनों ही सही है। कैसे बताते हैं, एक बार कलर थोड़ा चेंज कर लें एक बार पॉइंटर का भाई। लिखा है ग्राम तथा अन्य स्तरों की पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल आरक्षण की व्यवस्था है इसमें।
ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, भाई अध्यक्ष के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था है ही है ना। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर पदों के आरक्षण को चक्रानुचक्र व्यवस्था लागू की गई। चक्रानुचक्र क्या मतलब, हर 5 साल बाद जैसे आरक्षण का नियम बदलता रहता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, इस बार सीट सामान्य है, इस बार महिला है, इस बार सामान्य पुरुष है, एससी है, एसटी है। एक चक्रानुचक्र पद्धति होती है जो 5-5 साल में लागू होती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ये 10 ईयर्स का चक्रानुचक्र प्रणाली लागू की जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है आपका, ए और बी दोनों सही है। अनुच्छेद 243 ग या सी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आसान क्वेश्चन है। तो ये संबंधित है आपकी पंचायतों की संरचना से। सी से संरचना, ऐसे याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा। सी से 243 सी संरचना। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल ये उत्तर आप लोगों का सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या है आपका, दोनों सही है। क्यों? 11वीं जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें कुल 29 विषय हैं। बिल्कुल ठीक है, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, 29 कुल विषय है इसमें। व्यवहारिक स्थिति यह है कि राज्य विधानमंडलों ने आमतौर पर पंचायतों को अधिक महत्वपूर्ण कार्य देने में आनाकानी की है। बिल्कुल की है भाई। बहुत छोटे मोटे कार्य जैसे कि हॉट मेला, सफाई, स्थानीय स्वास्थ्य, इस संदर्भ में ही वहां पे सारी चीजें दी गई है, ना कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया इनको। तो बिल्कुल ठीक है दोनों स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों को प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, डी। आंसर है आपका 1, 2, 3, 4 सभी। यानी कि जैसे देखिए जो मैंने कहा आप लोगों से कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिया गया, जैसे मत्स्य उद्योग, पुस्तकालय का रखरखाव, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, पेयजल जैसे जो है कम महत्वपूर्ण मुद्दे जो है पंचायतों को दिए गए 11वीं अनुसूची के माध्यम से। बिल्कुल डी उत्तर सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या है? बिल्कुल आप लोगों ने उत्तर सही है। लिखा है आर्टिकल 243 झ, मतलब कि आर्टिकल 243 आई इंग्लिश में। ये क्या करता है? राज्यों के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो राज्यों का वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 243 आई में इसका प्रावधान किया गया है। लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है, किंतु आयोग की संरचना आदि के संबंध में राज्य विधानमंडल को पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस संदर्भ में कि वो जो आयोग बनाया जाएगा
उनकी संरचना कितनी होगी, कितने सदस्य होंगे, इस सब चीजों के बारे में राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है। दोनों स्टेटमेंट सही है आपके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही है, कूट के माध्यम से चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या है? यहां पे भी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लिखा है 243 राज्यों के विधानमंडलों को शक्ति दी गई कि विधि अनुसार पंचायतों का चुनाव कराया जाए। यहां पर है का मतलब इंग्लिश में के। 243 के क्या करता है? ये विधानमंडलों को शक्ति देता है कि वो विधि बनाकर क्या करें, पंचायतों के चुनाव से जुड़ी सभी विषयों का उपबंध बना सकते हैं। यानी कि एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान ही करता है। बिल्कुल ठीक है। लिखा है संविधान राजनीतिक दलों के पंचायत चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लगाता और राज्य विधानमंडलों को इस संबंध में अनेक विवेक और शक्तियां दी गई हैं कि उसके अनुसार वो निर्णय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये राज्य के विधानमंडलों को छोड़ दिया गया है कि वो चाहे तो अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं कि राजनीतिक दल अपने चुनाव चिन्ह से पंचायतों के चुनाव पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चाहें तो इस पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे राज्यों ने इस पर प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। आपके उत्तर प्रदेश ने भी इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। कुछ राज्य जो है जैसे केरल है और अन्य राज्यों में क्या होता है, इसी अपने राजनीतिक दलों को उतार के चुनाव लड़ाया जाता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। संविधान ने किसी प्रकार का इस पर रोक नहीं लगाई हुई। इसके संदर्भ में राज्य विधानमंडलों को क्या है, छूट दी गई है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर सही। अधिकांश लोगों ने पंचायती चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखी है। अधिकांश राज्यों ने पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखी है, किंतु एक राज्य है दिए हुए में से जिसने पंचायत में विधिवत राजनीतिक दलों को लड़ सकते हैं। कहां पर? किस राज्य में रोक नहीं है, मतलब वहां पर अलाउड किया गया है कि राजनीतिक पार्टियां जो है अपने सिंबल के साथ चुनाव लड़ सकती हैं। किस राज्य में? क्वेश्चन नंबर 18। 18 का उत्तर क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या उत्तर है? पश्चिम बंगाल में अलाउड किया हुआ है कि वहां पर राजनीतिक दल अपने सिंबल के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में ना 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, 4 स्तरीय, एकमात्र राज्य जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, नहीं नहीं फातिमा, अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग को डिटेल्ड पॉलिटी पढ़नी है कल से मेरे से, तो आप लोग प्लस पर कल से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 11 फेब है कल। कल से आप लोगों को डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी प्लस पर, पॉलिटी की शाम 6:30 बजे से 6:30 PM पर। प्लस पर आने के लिए आपको रेफरल कोड, मेरा कोड यूज कर लेना है PS10, आपको 10% का डिस्काउंट और उपलब्ध सभी ऑफर जो है मिल जाएंगे। तो आंसर है 19 का आपका सी, 1 और 2 दोनों। लिखा है भाग 9 में प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता, लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए। कारण क्या है कि इसमें थोड़ी सी स्थितियों में बदलाव होने वाला है जल्दी ही। किस राज्य का पंचायती राज मॉडल देश भर में सराहा गया? इसमें पंचायती राज से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग न्यायाधिकरण बनाया गया है तथा पंचायतों में भ्रष्टाचार व अन्य अनियमितताओं की जांच के लिए लोकपाल संस्था का गठन किया गया है। किस राज्य में हुआ ऐसा? क्वेश्चन नंबर 20।
एक बार सेशन को लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिए सभी लोग। तो ध्यान दीजिएगा, केरल के मॉडल को सराहा गया है और केरल ने व्यवस्था कर रखी है कि अगर वहां पंचायतों में कोई समस्या आती है तो वहां पर एक ऑम्बुड्समैन की व्यवस्था कर रखी गई है, यानी कि एक लोकपाल नियुक्त किया गया है पंचायतों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के जांच के लिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान राज्य विधानमंडलों को के अनिवार्य उपबंध के अंतर्गत नहीं आता, पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये अनिवार्य नहीं बनाया गया, किसके लिए? राज्य विधान मंडलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। इसको अनिवार्य नहीं किया गया राज्य विधानमंडलों को, वही देखते हैं क्या करके। इस तरह आप लोग देखिए, देखा ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा गठन करना 73वें संविधान संशोधन के लिए सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक, देखा प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष मतदान, बिल्कुल प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई है हर स्तर पर। ठीक, इसके बाद दिखा है हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की बाध्यता बिल्कुल की गई है। बाध्यता है कि आप वित्त आयोग गठन करेंगे, बस वित्त आयोग की संरचना कैसी होगी इसके लिए स्वतंत्रता दे दी गई है, किसको? राज्य के विधान मंडल को। लेकिन लिखा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा तय करने का अधिकार नहीं, ये नहीं दिया गया, इसको अनिवार्य रूप से नहीं दिया गया है विधानमंडलों को। इस पे क्या है कि 33% का प्रावधान किया ही गया है संविधान द्वारा कि 33% तो आपको देना ही देना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो सीमा तय करने की बात है, इसमें आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा तय करने का अधिकार जो है इनको नहीं है, सीमा तय नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर भी आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लिखा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू नहीं की गई, बिल्कुल नहीं की गई है। जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं वहां पर अभी भी स्थायी स्वायत्त परिषदें कार्य कर रही हैं। ठीक है, खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में। लिखा है 243 ड में उन क्षेत्रों की सूची दी गई जहां संविधान के भाग 9 के उपबंध लागू नहीं किए गए हैं। नागालैंड है, नागालैंड की विधान परिषदें हैं, कई जगह हैं वहां पर लागू नहीं है, स्वायत्त परिषदें वहां पर कार्य कर रही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। उनके संदर्भ में प्रावधान कहां दिया गया? आर्टिकल 243 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। आंसर यहां पर भी एक और दो दोनों लिखा है कि ये सॉरी 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिकाओं अर्थात शहरी भारत से स्थानीय सुशासन के संबंध में, बिल्कुल सही है। लिखा है इसमें 243 ई से लेकर 243 जेड तक के प्रावधान जो किए गए हैं, जो कि नगर पालिकाओं के विभिन्न प्रावधानों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था संबंधित था, 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिकाओं से यानी नगरीय स्थानीय सुशासन से संबंधित है। आर्टिकल 243 पी से जेड जी तक जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं, बिल्कुल ठीक है आप लोगों को। निम्नलिखित कथनों में कौन से
कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। इसका उत्तर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। लिखा है नगर पालिकाओं के अंतर्गत 3 स्तरों की चर्चा की गई है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। बड़े शहरों के लिए नगर निगम, मध्यवर्ती शहरों के लिए नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत जो कस्बे होते हैं उनके लिए। ठीक। नगर पंचायत उन संक्रमणकालीन क्षेत्रों को गठित की जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर परिवर्तित हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे क्षेत्रों को ही ग्रामीण पंचायत सॉरी नगर पंचायत की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ठीक है। जो पहले तो गांव थे लेकिन वहां पर विकास हुआ, धीरे धीरे शहरों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, शहर शहर बन रहे हैं। ऐसे जो कस्बे हैं, ऐसी जो जगह है, उनके ग्रामीण या सॉरी नगर पंचायत का प्रावधान इनके लिए किया गया है। नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत कोई क्षेत्र संक्रमणकालीन क्षेत्र है या लघु नगरीय क्षेत्र है या बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है भाई? कैसा है ये? लघु क्षेत्र है मतलब कि या बृहत्तर नगर क्षेत्र है, नगर निगम बनाया जाए, इसको नगर पालिका बनाया जाए या नगर पंचायत घोषित की जाए, इसका निर्धारण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर आ रहा आप लोग का? देखिए, इसका निर्धारण करता है राज्यपाल। गलती नहीं करना है। कोई क्षेत्र नगर पंचायत होगा कि नगर निगम होगा कि नगर पालिका परिषद होगी, ये किस तरीके का क्षेत्र इसको घोषित करने का जो काम है वो है राज्यपाल का। राज्यपाल अधिसूचना के माध्यम से इसको जारी करते हैं। ठीक है। आंसर है उस पर्टिकुलर राज्य का राज्यपाल जिस राज्य में इस तरीके की व्यवस्था हो रही होगी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 का उत्तर क्या है? यहां पर भी आंसर आपके दोनों ही सही है। क्या लिख रहा है कि राज्यपाल एक लोक अधिसूचना यानी पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग को औद्योगिक नगरी घोषित कर सकता है। बिल्कुल ऐसा होता है। राज्यपाल किसी भी नगरीय क्षेत्र का या उसके किसी एक पार्ट को औद्योगिक नगरी घोषित कर देंगे। ठीक है। राज्यपाल के पास ये पावर होती है और राज्यपाल ही करते हैं इस काम को। लिखा है कि औद्योगिक नगरी जब वो घोषित किए गए क्षेत्र में किसी नगर पालिका का गठन नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित हो जाता है। तो वहां पर जो है एक तरीके से अथॉरिटी के अंतर्गत आ जाता है और अथॉरिटी जो है वहां के संदर्भ में डिसीजन लेती है। नगर पालिकाओं का गठन वहां पर नहीं किया जाता। ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है पूछ रहा है? नहीं है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड प्रकार के हैं ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है। उद्देश्य ये नहीं कि आपको गलत कराना है, उद्देश्य है कि यहां पे अगर जो गलतियां हो जाती हैं हो जाए लेकिन एग्जाम में गलती ना हो। बताएं। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 का उत्तर है केवल बी, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। देखिए लिखा है कि प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको पता है
नगर पालिका में जो चुनाव होते हैं वार्ड वार होते हैं, वार्ड वार्ड में बटा होता है कि वार्ड नंबर ये, वार्ड नंबर वो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा लिखा, नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव किस रीति से होगा यह तय करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई। नहीं भाई, राज्यपाल को नहीं, राज्य विधान मंडल को दी गई है, ठीक है। राज्य विधान मंडल को शक्ति दी गई। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। ट्वेंटी एट का उत्तर है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्यों? लिखा अनुच्छेद 243 S कुछ ऐसी समितियों के संबंध में प्रावधान यहां पे किए गए हैं जिन्हें कुछ बड़े शहरों में गठित किया जा सकता है। बिल्कुल इसमें प्रावधान किया गया है विभिन्न समितियों का, जो बड़े बड़े महानगर होंगे वहां पर समितियां गठित होंगी और वो डेवलपमेंट के कार्य को या अन्य सुरक्षात्मक कार्यों को देखेंगी। ठीक, ऐसी समितियों के गठन के पीछे का मूल विचार यही है कि बड़े शहरों में वार्ड प्रतिनिधियों के अलावा जन सामान्य भी स्थानीय स्वशासन से जुड़े मुद्दों पर निर्णय प्रक्रिया में शामिल किए जा सके। बिल्कुल कि जब उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट की बात चले तो स्थानीय लोग भी ऐसी समितियों में सम्मिलित होते हैं और अपनी राय सरकार तक पहुंचाते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बिल्कुल 28 का सी होगा। आर्टिकल 243 का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 29। आर्टिकल 243 का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आर्टिकल 243D में पंचायतों के लिए आरक्षण की बात की गई थी, इसी प्रकार आर्टिकल 243D में नगर पालिकाओं में आरक्षण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक, बिल्कुल ये उत्तर सही है। गुड मॉर्निंग सोनी शर्मा, ठीक है, बहुत स्वागत है। तो आर्टिकल 243 का संबंध है नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था। और किस प्रकार के आरक्षण दिए गए हैं इसमें? ध्यान रखिएगा, सिर्फ SC ST और महिलाओं को ही आरक्षण जो है दिया गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ओबीसी का आरक्षण नहीं था इसमें। तो मूल 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन है, उसके आर्टिकल 243D की अगर बात करते हैं, SC ST महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात करता है, ओबीसी के आरक्षण के बारे में बात नहीं करता है। ओबीसी के आरक्षण के लिए क्या कर दिया गया है? राज्य विधानमंडल को शक्ति दे दी गई है कि वो अपने यहाँ की स्थितियों के अनुसार जो है निर्णय लेके ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2000 में हमारे पंचायतों में और नगर पालिकाओं में ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान किया है। ठीक है। महानगर योजना समिति के कितने स्थान ऐसे व्यक्तियों को देने तय किए गए हैं जो नगर पालिका या पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 30। बिल्कुल सोनी सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30 बताएं। कितने सदस्यों के लिए संविधान में बोला गया है महानगर योजना समिति के संदर्भ में? उत्तर आ रहा नहीं, ध्यान दीजिएगा। दो तिहाई, दो तिहाई सदस्य ऐसे होंगे महानगर योजना समिति के जो क्या होंगे? नगर पालिकाओं या पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से लिए जाएंगे। यानी कुल समिति का 2/3 सदस्य जो है यहां से ही लिए जाएंगे। अनिवार्य किया गया है। कहां पर? हमारे संविधान। कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 31।
50 क्वेश्चन की डेली सीरीज रखते हैं, वरना 50 क्वेश्चन, 50 एमसीक्यूज। थोड़ा जल्दी जल्दी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो 31 का आंसर क्या है? केवल 1। क्यों? ये लिखा है कि नियम, जो लोकसभा का नियम है, 377 के माध्यम से क्या किया गया है, ऐसे मामले उठाए जाते हैं जो प्रश्नकाल, अल्पकालिक चर्चा, स्थगन प्रस्ताव और किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाए जा सकते। इसलिए अलग ही सिस्टम बना रखा गया कि अगर में शामिल नहीं है कुछ, तो यहाँ पर इसके माध्यम से उठाए जा सकते हैं। संकल्प केवल मंत्री द्वारा लाया जाता है। नहीं भाई, मंत्री द्वारा नहीं, किसी सदस्य द्वारा संसद के लाया जा सकता है, ठीक है। मंत्री द्वारा नहीं, किसी भी सदस्य के द्वारा संकल्प लाया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 का उत्तर क्या है आपका? दोनों सही है। लिखा, संसद के दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी कि लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार है कि वे किसी ऐसे सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं जो हिंदी या अंग्रेजी अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी साउथ के या फिर नॉर्थ ईस्ट के ऐसे लोग भी हैं जो सांसद हैं जो हिंदी और इंग्लिश में से दोनों नहीं बोल पाते, तो अपनी मातृभाषा में अपनी बात रख सकते हैं, और इसकी अनुमति कौन देता है? पीठासीन अधिकारी। दूसरा है, जिन सदस्यों को हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में अपनी बात कहने की इच्छा होती है, उन्हें पीठासीन अधिकारी को अग्रिम सूचना देनी होती है। बिल्कुल। तो ऐसा करके जो उनको आती तो है हिंदी अंग्रेजी, लेकिन वो चाहते हैं कि अपनी बात जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा में रखें, तो उसके लिए उनको पहले से बताना पड़ेगा, और इस वाले केस में तत्काल जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 33। संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसका आंसर क्या है, यहां पर भी आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्यों? लिखा है कि भारतीय संविधान में संसद सदस्यों के साथ साथ भारत के महान्यायवादी तथा उन केंद्रीय मंत्रियों जो संसद के सदस्य नहीं है को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। बिल्कुल किया गया, आर्टिकल 105 के माध्यम से। ठीक है, आर्टिकल 105 के माध्यम से संसदीय विशेषाधिकार दिया गया। किसको किसको? जो सांसद है उनको तो है ही है, साथ साथ भारत के महान्यायवादी को भी मिलती है, और साथ में केंद्रीय मंत्री जो होते हैं उनको भी। बहुत बिल्कुल ठीक है जिंदगी। देखा, संसद का अंग होने के बावजूद राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिए गए। बिल्कुल नहीं दिए गए, राष्ट्रपति के अधिकार अलग प्रकार के हैं भाई। यहां पर सिर्फ सांसदों को अधिकार मिला है आर्टिकल 105 के माध्यम से। ठीक, निर्देश, आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं जो आपको देखने के एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, और उसके माध्यम से आपको चुनना है सही उत्तर। कथन कहता है कि वर्तमान में वे संसदीय विशेषाधिकार लागू हैं जो 1978 से पहले भारत के सांसदों को प्राप्त थे। कारण कह रहा, न तो संसद ने न ही किसी भी राज्य के विधानमंडल ने अभी तक विशेषाधिकारों के संबंध में कोई विधि बनाई है। कथन कारण वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34। कोई स्पेसिफिक? क्वेश्चन नंबर 34, कथन कारण। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए भविष्य में जिस चीज की भी तैयारी करते हो, और अगर आप लोग पीसीएस का एग्जाम देने जाओगे, आरओ के एग्जाम दोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको भरपूर मात्रा में आपके एग्जाम में मिलते हैं, यूपी पीसीएस और आरओ में। ठीक, अब तो छोटे एग्जामों में भी इस तरीके से क्वेश्चन लोअर वगैरह में भी पूछे जाने लगे हैं। तो आप लोग की तैयारी जो होनी चाहिए नए पैटर्न पे करो, न कि पुराने जो ढर्रा चला आ रहा है एकदम से एक एक लाइन वाले क्वेश्चन उसी पे तैयारी करके बैठे हुए और क्वेश्चन आ जा रहे हैं वैसे।
तो भैया अपने आप को आगामी एग्जाम के लिए तैयार करो, जो बीत गया है एग्जाम उसके आधार मत तैयार करो, ठीक है। जो परीक्षाएं हो गई आप लोग तैयारी उस आधार पे कर रहे हो, यहाँ ऐसा होता था, कैसा हो रहा है या कैसा होगा इस पर आप लोगों का भी ध्यान केंद्रित नहीं है। देखिए यहां पर आंसर है 34 का ए, लिखा गया है इसमें कि वर्तमान में वे संसदीय विशेषाधिकार लागू हैं जो 1978 से पहले भारत के सांसदों को प्राप्त थे। बिल्कुल सही बात है, लागू है, ठीक है। क्योंकि 1978 से पहले मैंने कहा था कथन कारण वाले क्वेश्चन में आपको क्योंकि लगाना है, क्योंकि न तो संसद ने और न ही किसी राज्य के विधानमंडल ने अभी तक विशेषाधिकारों के संबंध में कोई विधि बनाई है, बिल्कुल नहीं बनाई है। यही कारण है कि 1978 से पहले जो लागू किया गया आर्टिकल 105 के माध्यम से वही अभी तक चला आ रहा है। आर्टिकल 105 के माध्यम से सांसदों को, आर्टिकल 219 के माध्यम से विधानसभा में ये विशेषाधिकार इनको मिल रहे हैं, लेकिन उसके संदर्भ में कोई स्पेसिफिक विधि नहीं बनाई इन लोगों ने कि हाँ भैया ये होने पर ये होगा। एक बंच ऑफ राइट्स है सांसदों का, विधायकों का, जो एकदम एक जैसा ही है और उसी के संदर्भ में कार्य हो रहा है। स्पेसिफिक विधि जो है नहीं बनाई गई है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। मेरे पीछे लिखा है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है मेरे पीछे, जो मेरे सर के पीछे आ जा रहा है, असत्य पूछा रहा था। आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट जो गलत है वो डी ही गलत है। पहले देख लेते हैं क्यों, ये बाकी क्या कहना चाह रहे हैं। कि संविधान के अनुच्छेद 105 के संबंध में संसदीय विशेषाधिकार से है, बिल्कुल इसी से है। संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत मूलतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कार्यवाही के प्रशासन का अधिकार होता है। इसमें शामिल है, दो प्रकार के संसदीय विशेषाधिकार होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामूहिक, ठीक है। उसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रकाशन की कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। लिखा है संसदीय विशेषाधिकार सदन को सामूहिक रूप से तथा संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त है। जैसा मैंने बताया आप लोग को, दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं, एक सामूहिक और व्यक्तिगत, तो बिल्कुल सही है। अंतिम वाला कह रहा है प्रक्रिया के संबंध में किसी कथित अनियमितता के आधार पर संसद द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नहीं भाई, एकदम मनाही है, ध्यान रखिएगा। रोक लगी हुई है संसद की प्रक्रिया पर, किसी प्रकार की कार्रवाई में सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक। ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल डी सही है आपका। निम्नलिखित कथनों पर कोई भी व्यक्ति संसद की गतिविधियों को सार्थक सही रूप में प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु इस पर कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं क्या क्या? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। यहां पर भी स्टेटमेंट आपका सही है, एक और दो दोनों। लिखा है कि यदि यह सिद्ध होता है कि प्रकाशन दुर्भावनावश किया गया है तो प्रकाशक को दंड दिया जा सकता है। ये विशेषाधिकार है संसद का, ठीक है। अगर जो है इस तरीके की बात सामने आ जाती है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर कुछ चीजें प्रकाशित की गई जिससे संसद की गरिमा खतरे में पड़ती है, तो क्या हो सकता है? दंड दिया जा सकता है। यदि सदन के सभापति कोई अंश कार्रवाई से निकाल दिया है तो किसी भी कार्रवाई को उस अंश के प्रकाशन का अधिकार नहीं होगा। अगर सदन के सभापति ने क्या किया, पर्टिकुलर चीज को हटा दिया है, तो उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। इस चीज की सीमा लगाई गई है भाई, ठीक है, क्योंकि वो चीज सार्वजनिक ना हो इसलिए उसको हटाया गया है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में सही है? क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37।
आंसर है आपका 1 और 3। क्यों? देखिए लिखा है, पहला कह रहा है आपका कि संसद के दोनों सदनों को अधिकार है कि वे अपनी किसी भी बैठक को गुप्त सत्र में रूपांतरित कर सकते हैं। जब कोई मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा होगा तो ऐसे में ये इस काम को कर सकते हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है। तीसरा पहले देख लेते हैं, दूसरा गलत क्यों बताऊं उसको। लिखा है तीसरा आपका, इस सदन परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उसके विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती। बिल्कुल पूर्व सूचना पर ही सदन में उपस्थित किसी व्यक्ति या किसी सदस्य को तभी गिरफ्तार किया जा सकेगा या बुलाया जा सकेगा किसी गवाह के रूप में, तभी कर सकते हैं जब इसकी अनुमति पूर्व रूप से पीठासीन अधिकारी, मतलब कि लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति से जब तक नहीं लेते तब तक कुछ भी कहीं पे भी इसको न बुलाया जा सकता न गिरफ्तार किया जा सकता। ठीक है, पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकते हैं। लिखा है दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत क्यों, देखते हैं। किसी मामले में सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निर्धारण न्यायपालिका करती है। नहीं भाई, इसका न्यायालय नहीं, खुद सदन ही करेगा। ठीक है, समिति बनाई गई है इस संदर्भ में, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। न्यायालय का हस्तक्षेप इस चीज में नहीं होता। संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार में सम्मिलित तत्व हैं, क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 38। जब पेपर का लेवल हाई होते हैं तो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं और इसी तरीके से बाहर है। खासतौर से अगर हम यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा की बात करें तो वहां पे आपको बड़े आराम से, आपने पीसीएस 2021 आरओ की एग्जाम देखा होगा और आपने उसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा कि अब आने वाले समय में पॉलिटी क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो मेरा टारगेट वही है कि भाई आप लोगों को एक अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी जाए ताकि आप लोग का भटकाव ना हो पाए और कहीं से नुकसान ना हो। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का उत्तर है आपका 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, तीसरा गलत है। क्यों? लिखा संसद सत्र के दौरान या उससे 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यही विशेषाधिकार दिया गया कि अगर संसद सत्र शुरू होने वाला है तो उससे 40 दिन पूर्व या संसद सत्र समाप्त हो गया है तो उसके 40 दिन पश्चात तक जो है किसी सिविल मामले, देख लीजिए सिविल मामले की बात, और यहाँ आपराधिक मामलों की बात नहीं हो रही है, तो सिविल मामलों में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक। ठीक है, दूसरा कह रहा है संसद सत्र के दौरान किसी सदस्य को किसी मामले में गवाही देने के लिए सदन की अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता। जैसे मैंने बताया कि पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर किसी आदमी को बुला सकते हैं, अन्यथा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है संसद सदस्य का सदन के बाहर भी अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर आरोपित सीमाओं से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नहीं, बाहर, सदन के बाहर ऐसा कुछ नहीं, सदन के अंदर तक का ही मामला है। तो आंसर तीसरा आपका गलत है। ठीक है, संसदीय समितियों के कार्य पद्धति के संबंध में कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। आंसर है आपका 1, 3 और 4। क्यों? लिखा किसी संसदीय समिति के सदस्यों का निर्धारण निर्वाचन और मनोनयन दोनों विधियों से होता है। बिल्कुल, कुछ सदस्य इसके निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत किए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा क्यों सही है? यदि पक्ष और विपक्ष के में बराबर मत पड़ जाए तो समिति का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत डालता है। ठीक है, तभी डालता है समिति, किसी समिति का अध्यक्ष, जब मामला टाई हो जाता है। बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है आपका कि आवश्यकता पड़ने पर प्रमुख संसदीय समिति किसी विषय विशेष की जांच करने के लिए उप समितियां बना सकती हैं। बिल्कुल बना सकती हैं, मैंने पूरा डिटेल कराया हुआ है, सब सारा पूरा पढ़ाया हुआ डिटेल। बिल्कुल बना सकती हैं। कोई मान लीजिए रक्षा संदर्भ में कोई समिति है और उसके पर्टिकुलर मान लीजिए ब्रह्मोस से राफेल के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए उप समिति बना सकती है। दूसरा क्यों गलत है? किसी संसदीय समिति की कार्यवाही के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। गलत है, बहुमत से काम होता है यहाँ पर। ठीक है, 2/3 की सदस्यों की सहमति नहीं, बहुमत से काम होता है। ठीक, और बहुमत के बाद अगर टाई हो जाता है तो फिर क्या करता है? अध्यक्ष निर्णायक मत डाल देता है। ठीक, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, बिल्कुल वंदना। ठीक है, पीडीएफ सेंड कर दूंगा पक्का इसका मैं।
लोक लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मैं अभी ही कर देता हूं, नहीं तो फिर मैं भूल जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 डन, पीडीएफ सेंडेड, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। लिखा है कौन सा असत्य है, तो डी गलत है। लिखा है मंत्री परिषद के सदस्यों को भी इसका सदस्य बनाया जाता नहीं, यही तो बात है, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता लोक लेखा समिति में, ठीक है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 7 सॉरी 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, बिल्कुल ठीक है। सदस्यों की सदस्यता अवधि 1 वर्ष के लिए होती है, बिल्कुल ठीक है। इसका प्रमुख कार्य सरकार के वार्षिक लेखा की जांच करना है, बिल्कुल ठीक है। तो मंत्री परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य जो होते हैं वो कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला लिख रहा है कि समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बजट में प्रस्तावित खर्चों की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया जाता है, बिल्कुल कि भैया खर्चा सही चल रहा है कि गलत हो रहा है, फालतू तो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको गठित किया जाता है। लिखा वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 30 है, प्राक्कलन समिति की सदस्यों की संख्या 30 होती है और सभी के सभी कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ये कह रहा है कि समिति की रिपोर्ट जब सदन में पेश की जाती है तो उस पर बहस की जाती है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, उस पर कार्रवाई की जाती है और उस पर किसी प्रकार की बहस नहीं होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 43 का तो ध्यान रखिएगा, केवल बी। क्यों? लिखा है लोक उपक्रम समिति एक तदर्थ या अस्थायी समिति है जिसका गठन समय समय पर किया जाता है, नहीं भाई परमानेंट समिति है, तदर्थ नहीं है। तदर्थ तो ऐसी होती है जो समय समय पर आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। लिखा है लोक उपक्रम समिति की सदस्यता 1 वर्ष के लिए होती है और इसका जो सभापति होता है हमेशा लोकसभा से होता है, बिल्कुल लोकसभा से ही इसका सभापति बनाया जाता है, ठीक है। 43 का बी उत्तर बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। आंसर है आपका 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों कैसे? लोकसभा की नियमावली समिति की सिफारिश के आधार पर 1993 में पहली बार विभागीय स्थायी समितियों की स्थापना की गई थी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लोकसभा में एक नियमावली समिति है, उसके आधार पर 1993 में विभागीय स्थायी समितियां बनाई गई थी जो विभाग के संदर्भ में
कार्यों को देखती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं और किसी मंत्री को समिति का सदस्य जो है नहीं बनाया जाता। तो स्थानीय विभागीय स्थायी समितियों का गठन कब किया गया? 1993 से प्रावधान किया गया इसको, तब से बनाई जा रही है और इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होता। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर दें फटाफट आप लोग, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर है 1 और 2 दोनों। विशेषाधिकार समिति का कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको समन जारी करने का अधिकार होता है, इसलिए अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 जबकि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। ये डीप क्वेश्चंस हैं, आप लोग को एग्जाम में मिल सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्रकार के। तो जो विशेषाधिकारों का हनन होता है ना सांसदों के आर्टिकल 105 के माध्यम से, उसके लिए एक समिति बनाई गई है चेक करने के लिए। उसमें जो लोकसभा में समिति के कितने लोग होते हैं? 15। अगर राज्यसभा के संदर्भ में समिति होती है तो उसके लिए उनमें 10 सदस्य होते हैं। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46। फोर्टी सिक्स का उत्तर है केवल बी। क्यों? लिखा है कि परामर्शदात्री समितियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित होती हैं और इनका अध्यक्ष उस मंत्रालय का सचिव या संयुक्त सचिव होता है। फिर से देखिए स्टेटमेंट। परामर्शदात्री जो समितियां होती हैं वो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित होती हैं और इनका अध्यक्ष उस मंत्रालय का सचिव या संयुक्त सचिव होता है। नहीं, सदन का कोई एक मंत्री होता है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए आपका गलत है। लिखा है परामर्शदात्री समितियां संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती हैं तथा यही मंत्रालय उनकी बैठक आदि का आयोजन की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती हैं और यही जो होता है इनके संदर्भ में, जो मंत्रालय होता है उसके संदर्भ में इनकी बैठकों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। सैतालीस का उत्तर क्या है आपका? दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्यों? लिखा है भारत में न्यायपालिका के पास क्या है? न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति है। बिल्कुल है, आर्टिकल 137 के माध्यम से न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति हमारे न्यायपालिका को दी गई है। लेकिन ब्रिटेन के न्यायपालिका के पास यह शक्ति नहीं है। ब्रिटेन में न्यायपालिका के पास, ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति नहीं। हमने ये कहां से लिया है? अमेरिका से लिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा कहता है भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके संशोधन के लिए राज्यों के विधानमंडलों की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल ऐसे प्रावधान हैं। 3 प्रकार संशोधन होते हैं। एक साधारण बहुमत से हो जाता है, एक विशेष बहुमत से होता है और एक होता है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं, यानी सभी स्टेटमेंट सत्य हैं। क्या लिखा गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसका प्रावधान कहां किया गया? आर्टिकल 108 में किया गया है, आपको पता है। के मामले में लोकसभा की स्थिति हमेशा मजबूत होती है। बिल्कुल होती है, आपको पता है। लोकसभा में 550 सीटें हैं, राज्यसभा में 250 सीटें हैं और इसका जो होता है टोटल 800 होता है। ठीक है,
तो बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। जब 550 लोकसभा में ही है, तो यहाँ पर से अगर इसमें अगर 400 लोगों को चाहिए, 400 प्लस, तो ये अपने आप में ही हमेशा से मजबूत स्थिति में रहती है। सही बात है ये, ठीक। दूसरा कह रहा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तय करने की शक्ति किसको दी गई है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है ना कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प जो है केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, ध्यान रखिएगा। कभी भी आपातकाल को समाप्त करने की जो संकल्प होता है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, आंसर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं, सभी कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 का उत्तर है आपका यहाँ पर सी, दोनों सही है। क्यों? लिखा संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियां क्या है? बराबर हैं। दोनों, जब संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो उसको बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना अनिवार्य है, वरना संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सही है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। बिल्कुल, बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कोई धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप जो है सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट क्वेश्चन है। कल से ऐसा करेंगे, सारे बड़े नहीं रखेंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े क्वेश्चनों का संकलन लेकर आएंगे। ठीक है, एक साथ ही बड़े बड़े सारे ना हो जाए, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा जल्दी निपट जाए। तो कुछ बड़े और कुछ छोटे, जैसे कि हमारे एग्जाम में आते हैं। आज तो सारे क्वेश्चन ही हाई लेवल के थे, पहला दिन था इसीलिए, लेकिन आगे से थोड़ा सा मिक्सअप लेके आएंगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा सहूलियत रहे। हालांकि क्वेश्चन अब इसी तरीके से आ रहे हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कल से। तो 50वें का उत्तर है आपका 1 और 3। कैसे? लिखा है दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ही सदनों से विधेयक पारित हो गया है, कौन सा? संविधान संशोधन, तो उसमें राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही है। ठीक, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा कह रहा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता। नहीं भाई, इसमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व अनुमति धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में लागू होती है, इसमें नहीं। तो गलत हो गया। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपके सही है, दूसरा वाला गलत है। आंसर हो गया सी। देखिए डेली 8 बजे करंट अफेयर का सेशन आप लोगों को मिलता है। 8 PM पर आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर का स्मार्ट सेशन आप लोगों को 8 बजे मिलता है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर की थ्योरी प्लस करंट अफेयर MCQ दोनों करते हैं। फ्री क्लासेस सभी के लिए होती हैं। अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 यूज करके आप क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। आप जो है एक बहुत अच्छी पेशकश आप लोगों के सामने रखी गई है अनअकैडमी की तरफ से। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, आपके अपने सब्जेक्ट अपने कोर्स के बारे में कोई ऑफर चल रहा है कि नहीं, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं को निजात पा सकते हैं। काउंसलर आपसे आपके कोड पूछेगा कि आपके पास क्या किसी प्रकार का कोड है, तो आप उसे रिफर कर सकते हैं कि हाँ सर मेरे पास PS10 कोड है मेरे एजुकेटर का, तो आपका जो भी डिस्काउंट या होगा इस कोड को लाके वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप जो है अब जो है फोन करके अपनी जो भी समस्या क्वेरीज है, इसको लेटेस्ट ऑफर है इसको आप जान सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे PDF नोट्स और क्लास के लिंक शेयर किए जाते हैं। मेरा भी टेलीग्राम जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मेरी प्रोफाइल का भी लिंक दिया है, उसको भी टच करके मेरी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया जरूर कर लें। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। वेलकम राहिमा। और ये सेशन डेली 11 AM पे आप लोग को मिलता है, जिसमें हम लोग पॉलिटी टेस्ट की शुरुआत जो है आज से करी है, जिसमें आप लोग हाई लेवल क्वेश्चंस उपलब्ध मेरे द्वारा यहाँ से कराए जाएंगे, ताकि आप लोग की तैयारी जो है एक बेहतरीन दशा और दिशा की तरफ बढ़ सके। अगर आप लोग ROAR और UPPC की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सेशन ही रामबाण है। और भी अन्य परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तब भी आप इसको जरूर करें, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन हर जगह थोड़े से हाई लेवल पे आ रहे हैं। खासतौर से अगर आप पुलिस की तैयारी करें, वहां पे क्वेश्चन मैंने देखा है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड काफी है।
तो आपको जो है करना चाहिए, क्योंकि सीधे-सीधे क्वेश्चन भले ना मिले, लेकिन मैं इतना डिटेल करा दे रहा हूँ इसको, आपके क्वेश्चन इसी के अंदर से ही बन के आपको मिल जाएँगे, ठीक है?